Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Kadlak from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. Today in this video, we are going to study about the SYBSC Zoology paper 2nd from semester 3rd, unit number 2, topic respiration in fishes or respiration in bony fishes. So in last lecture we discuss about the respiration in earthworm and spider, that is the cutaneous respiration and the book lung respiration in particular spiders. Okay, now in this video we are going to study about the respiratory process, respiratory organ in fish. So it is carried out by gill and accessory organs. And in that we are going to study about the respiratory structures in Rohu, then Anabas and Clarius. In Rohu there are gill slit or gills is present, which helps to exchange the gases from water to the body. Okay, so the Rohu fish is freshwater living fish and having gill slits covered by a upper column. तो ये जो रोहू है ये फ्रेश वाटर में रहता है, उसका हैबिटाट है फ्रेश वाटर, और उसका जो गिल का सेक्शन है जिसको हम गिल स्लिट्स बोलते हैं, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं अपर कॉलम. ओके, एंड ये जो फिशेस है बोनी फिश, इनमें बोन्स प्रेजेंट है विच ब्रीथ बाय मूविंग वाटर अक्रॉस द गिल यूजिंग अपर कॉलम. तो ये जो फिशेस हैं जिनमें बोन्स होते हैं, जो वाटर है उनका मूवमेंट वो करते हैं गिल्स के अक्रॉस में, और वही मूवमेंट उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. सो दैट फिश कैन बी ब्रीथ विदाउट मूविंग इन वाटर. सो जिसके वजह से क्या होता है कि जो वाटर में उसको मूवमेंट करना पड़ता है, अगर वाटर का करंट वो गिल्स के रीजन में उसको कंटिन्यू मेंटेन रखना होता है तो वहाँ पे उसको मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उसके जो अपर कॉलम रीजन है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होके या फिर प्रेस रिलैक्स होके वहाँ पे जो वाटर का करंट है वो कंटिन्यूसली मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी बकल कैविटी है या फिर ओरल कैविटी है, उसमें जो एरिया है कैविटी है वहाँ का स्पेस कम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से माउथ से वाटर कंटिन्यूसली एंटर होता रहता है और गिल के जो साइड वाले रीजन है अपर कॉलम रीजन, वहाँ से ब्रोंकियल अपर्चर से वो वाटर माउथ से बाहर होता है, कि जिससे वो माउथ टू ब्रोंकियल अपर्चर मूवमेंट के साथ वहाँ पे जो गिल्स है उनके कांटेक्ट में आता है और फिर वहाँ पे ये गैसियस एक्सचेंज होता है. ओके, नाउ दिस गिल्स प्रेजेंट इन अ रोहू इज supported by a gill arch which is oriented vertically just behind the head. तो ये जो गिल है दोनों साइड्स में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के लैटरल साइड में, तो वो सपोर्ट होते हैं गिल आर्च से एंड वर्टिकली प्लेस होते हैं जस्ट बिहाइंड द हेड. हेड के पीछे ही वो लोकेटेड होते हैं. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सिंगल गिल फ्रॉम बोनी फिश. इन दैट आपको अगर डायग्राम क्लियरली दिख रही है तो दो ऊपर के सेक्शन में गिल फिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं हेडिंग टूवर्ड्स पॉइंटेड एंड. ओके, उसके बाद में उसमें जो कैपिलरीज है वो हाईलाइट की गई है. देन उसमें जो एफ्रंट एंड इफ्रंट ब्लड के वेसल्स है वो दो अलग अलग लोकेशन से वहाँ से पास होती है, जिसमें वो जो ब्लड है वो गिल के रीजन्स में फ्लो हो सके. देन गिल आर्च एंड गिल रैकर्स. तो यहाँ पे आपको ये क्लियरली आइडेंटिफाइड होगा कि जो रैकर्स है वो या फिर आर्च है वो गिल को वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे अटैच रहने के लिए हेल्प करते हैं. ओके, नाउ द गिल आर्च
प्रोवाइड सपोर्ट एंड होल्ड्स नंबर ऑफ कोम लाइक स्ट्रक्चर गिल फिलामेंट्स। ये जो गिल फिलामेंट है वो वहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं या फिर उसका सपोर्ट होता है गिल फिलामेंट्स को, कि जहाँ पे ये एक्चुअल कैपिलरीज एंड वाटर वहाँ पे कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में जो गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए वो कंटिन्यूली कैरी आउट किया जाता है। सो दिस गिल फिलामेंट्स एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली एंड डिवाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिलामेंट्स। तो ये जो फिलामेंट्स है वो गिल फिलामेंट्स आगे जाके फ्रैगमेंटाइज या फिर डिवाइड होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, जैसे आपने डायग्राम में देखा कि वो दो अलग अलग डायरेक्शन में वो आगे ग्रो करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मतलब उसके डिविजन्स हो जाते हैं। देन lamella have each gill filaments having a lamella which has a blood capillaries run opposite to water flow। इस फिलामेंट्स में ब्लड कैपिलरीज होती है कि जो वाटर के फ्लो के अपोजिटली रन होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो गैसेस एक्सचेंज है वहाँ पे होता है। ओके, दिस गिल रैकर एट द बेस ऑफ दैट gill, the raker is present which is attached to the gill arches of a bony fish and pointed forward and inward। मतलब ये जो गिल आर्चेस है वो थोड़ा सा आगे जाके फिर बैकवर्डली ऐसे पॉइंटेड मूव हुए होते हैं। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस है, वहाँ पे डायग्राम में आपको वो दिखता है, पॉइंटेड भी होता है वो। देन गिल रैकर एड इन फीडिंग। जो गिल रैकर से वो क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स वाटर में होता है तो उसको ट्रैप करने के लिए वहाँ पे वो हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर रिगार्डिंग द गिल्स ऑफ बोनी फिश। नाउ व्हाट इज द mechanism behind the respiration in the gill? So the lateral movement of opercula opening brings about the respiration। जो ऑपरकुला है मतलब जो गिल्स को कवर करने वाला रीजन है, सेक्शन है, तो वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। लैटरली मूवमेंट मतलब वो थोड़ा सा स्वेल होता है फिर कॉम्प्रेस होता है, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस वहाँ पे सिंपल कैरी होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, operculum rises causes gill aperture close, the bronchiosteal membrane leads to open mouth and water enters into the mouth। जो ब्रोंकियल अपर्चर है आपको नेक्स्ट वाले डायग्राम में क्लियरली दिखेगा। जो ब्रोंकियल अपर्चर है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है वो क्लोज हो जाता है जब ये ऑपरकुलम रीजन है, मतलब जो ये वाला रीजन है, ये बीच में है, देखो स्लाइड्स के बीचों बीच, तो वो जो रीजन है आउटर कवरिंग गिल्स में, तो वो वहाँ पे क्या होती है, स्वेल होती है, मूवमेंट करती है। ओके, तो जिसके वजह से क्या होता है कि जो ब्रोंकियल अपर्चर है अगर वो स्वेल हुआ तो वो ब्रोंकियल अपर्चर क्लोज होता है एंड द ओरल वॉल, जो माउथ की तरफ एक वॉल होता है उसको ओरल वॉल बोलते हैं, वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सराउंडिंग वाटर है वो माउथ में वहाँ पे फ्लो करता है। ओके, देन operculum lowers causes pressure in the buccal cavity which leads to closing oral wall and opens bronchiosteal membrane, and this causes water moves out through the gills and operculum cavity। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो ऑपरकुलम रीजन जो है वो कॉम्प्रेस होता है तो जो ओरल वॉल है उसमें सिर्फ वाटर का जो एंट्री है वही हो सकता है। जैसे उस पर प्रेशर बढ़ेगा तो वो ओरल वॉल क्या होता है, क्लोज होता है। सेकंड वाले डायग्राम में आप देख सकते हो एक्सपायरेशन, उसको हिडिंग है, तो उसमें क्या होता है जब ऐसे प्रेशर बढ़ता है तो जो ओरल वॉल्व है वो क्लोज हो जाता है और क्या होता है जो ब्रोंकियल अपर्चर है वो ओपन हो जाता है। सो जो मूवमेंट है वाटर का फ्रॉम माउथ टू ब्रोंकियल अपर्चर ऐसा पूरा होता रहता है। एरोज में आप देख सकते हो वाटर कैसे मूवमेंट करते हैं, और जैसे ही ये मूवमेंट वहाँ पे होता है तो वो जो गिल आर्चेस है वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो गिल फिलामेंट है, कैपिलरीज है उसमें, तो वहाँ पे वो गैसियस एक्सचेंज उस फ्रेश वाटर में हो जाता है। और जो गिल रैकर्स है वो क्या करते हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स है एट द बेस ऑफ
दिस गिल फिलामेंट्स, गिल रैकर होते हैं कि जो गिल फिलामेंट को पूरा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे उस वाटर में जो फूड रहेगा उसको वहाँ पे वो ट्रैप कर लेते हैं और बस खाली वाटर ही फिल्टर आउट होके आगे मूवमेंट करता है। तो ये गिल फिलामेंट्स में कैपिलरीज प्रेजेंट है और वो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज है, जो ब्लड में CO2 होगा उसको उस वाटर में रिलीज़ करते हैं और वाटर में से जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में वहाँ पे पास आउट किया जाता है, डिफ्यूज़ किया जाता है और ऐसे ही वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस या फिर जैसे हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस वो कैरिड आउट होती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्टिकुलर respiratory process in the bony fish, that is a rohu. Now in certain fishes there are accessory respiratory organs which helps them to remain outside the body, outside of the water body for a few time without water. जो फिश है वाटर के बाहर रह सकते हैं, ऐसे फिश है जिनमें ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फाइंड आउट होते हैं। मतलब उनमें एसेसरीज हैं, जैसे मोबाइल्स के साथ एसेसरीज आती है, चार्जर, हेडफोन्स वगैरह वगैरह, वैसे ही इनमें एक एडिशनल ऑर्गन है, एसेसरी है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं या फिर वो फिश वहाँ पे उसको यूज़ कर सकता है और वो यूज़ होता है रेस्पिरेशन के लिए। जहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन वहाँ पे अगर आती है उस फिश को तो वो सर्टन ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे सर्वाइव कर लेता है, ऐसा वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ओके, सो दिस एसेसरी ऑर्गन्स फाउंड इन फिशेस लिविंग इन शैलो एंड स्टैग्नेंट वाटर एंड स्ट्रीम वाटर। जो फिश शैलो, स्टैग्नेंट वाटर, स्ट्रीम वाटर में रहते हैं तो उनमें ये एसेसरी ऑर्गन पाया जाता है। इट हेल्प्स टू रिमेन आउटसाइड ऑफ द वाटर फॉर सम पीरियड। ये उन स्पीशीज को वाटर बॉडीज़ के बाहर थोड़ी देर के लिए रहने के लिए हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो इन ऑर्गन के मदद से किया जाता है और वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, सो इट आल्सो हेल्प टू टॉलरेट ऑक्सीजन डेफिशिएंट वाटर फॉर सम टाइम। कभी कभी क्या होता है कि जो वाटर है उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं रहता, फिर भी वहाँ पे वो फिश सर्वाइव कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी ये एसेसरी रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वो इस एसेसरी ऑर्गन से ऑब्टेन करके जो नीड है वो फुलफिल कर लेती है ऑक्सीजन की। ओके, मस्ट स्ट्रक्चर ओरिएंटेड आइदर फ्रॉम फारेंजियल और ब्रांकियल कैविटी। जो भी ये एसेसरी स्ट्रक्चर है वो फारेंस रीजन से या फिर ब्रोंकियल रीजन से ही वहाँ पे बनते हैं इन फिशेस में। अभी इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे यहाँ पे, एनाबस एंड क्लैरियस। दीज आर द टू बेस्ट एग्जाम्पल which gives the idea about the accessory respiratory organs in the fishes. So first one we will discuss about the anabas. So anabas has two spacious sac-like outgrowth from dorsal side of bronchial chamber. उसका जो bronchial region है, गले का हिस्सा होता है कि वहाँ पे दो साइड की तरफ से सैक लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे होते हैं डॉर्सल साइड पे। ओके, थोड़ा से नीचे की तरफ। ओके, दिस chamber having epithelial lining and highly vascular folded region to increase the respiratory area। और ये जो सैक लाइक अपीयरेंस उसमें या फिर कैविटी फिशेस में ये एनाबस में होती है, तो वो अंदर में उसके इपिथेलियल लाइनिंग होती है, इपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, वास्कुलर रीजन होता है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है कंटिन्यूसली, एंड फोल्ड्स रहते हैं जिसकी वजह से उसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वहाँ पे वो बढ़ जाता है। और जितना ज़्यादा एरिया वहाँ पे बढ़ा रहेगा या बढ़ जाएगा तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ से डिफ्यूज़ होगा। ओके, सो इट फ्रीली कम्युनिकेट विथ ऑपरकुलम कैविटी एंड बकोफेरेंजियल कैविटी। तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो वो कम्युनिकेट करता है ऑपरकुलर एंड बकोफेरेंजियल कैविटी से। ओके, each chamber have characteristic rosette like labyrinthine organ consisting shell like concrete plate।
तो इसमें जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो रोसेट लाइक लैबिरिंथ ऑर्गन, मतलब एक कंक्रीट या फिर जैसे हम बोल सकते हैं कि कैलकेरियस शेल का जो मटेरियल होता है, कैल्शियम डिपॉजिट जहाँ पे होगा, वैसे ही ये शेल लाइक अपीयरेंस उस पे होता है, तो उसको वहाँ पे बोला गया है लैबिरिंथ ऑर्गन। ओके, रोसेट लाइक स्ट्रक्चर, सो वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है इस एनाबस में। सो दिस प्लेट हैव that calcareous or labyrinth organ have a particular wavy margin covered with gill like epithelium. So जो ये कैलकेरियस मार्जिन होती है, वेवी मार्जिन होती है, उसके ऊपर ही ये इपिथेलियल लाइनिंग वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, एयर एंटर्स थ्रू बकोफेरेंजियल ओपनिंग एंड गोज आउट थ्रू एक्सटर्नल गिल स्लिट। तो ये एसेसरी ऑर्गन जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ये बकोफेरेंजियल ब्रोंकियल चैम्बर से कनेक्टेड होती है, तो वैसे ही जो एयर है वो माउथ से अंदर ली जाती है और वो डायरेक्टली इस ऑर्गन से कम्युनिकेट करती है और बाद में वो गिल स्लिट के ओपनिंग से एक्सपिल आउट भी की जाती है। द एंट्रेंस ऑफ बकोफेरेंजियल चैम्बर इज़ कंट्रोल्ड बाय वॉल्व्स, और जैसे ही हमने अभी रोहू में देखा कि जो ओरल वाल्व है वो वाटर का एंट्री एग्जिस्ट कंट्रोल करता है, वैसे ही इस एसेसरी ऑर्गन्स में जो एयर का एंट्री है या फिर वाटर का एंट्री है, अगर ये आउटसाइड ऑफ वाटर रहेंगे तो भी ये इसका कंट्रोल जो है एयर की एंट्री का, तो वो माउथ से ही या फिर बकोफेरेंजियल चैम्बर से ही किया जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द एनाबस accessory respiratory organ, or it is also called as the climbing perch or labyrinthine organ in anabas. Okay, so now this is the structure which gives the idea of labyrinthine organ and which is the accessory organ of respiration in anabas. Okay, so this is a calcareous wavy margin लैबिरिंथिन ऑर्गन। गिल्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं, नीचे की तरफ गिल्स का वहाँ पे लोकेशन है। देन सुपरा ब्रांचियल चेम्बर है वहाँ पे, मतलब ब्रांकियल चेम्बर है। ओके, सो दिस इज़ द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर और एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन एनाबस, that is labyrinthine organ or climbing perch. Then the second example, Clarius. This Clarius has a arborescent organ, or it also called as the arborescent organ, which is the accessory respiratory organ. Okay, so this Clarius is also called as the catfish, which is found in Indian and African rivers. जैसे हम अगर लोकल लैंग्वेज में उसको बोला जाए तो इसको मुशी मासा करके भी बोला जाता है, मुशी फिश करके भी बोला जाता है। उसके माउथ के आजू बाजू में जैसे मस्टैक होती है ह्यूमंस में, वैसे ही इसमें ये मस्टैक्स वहाँ पे फाइंड आउट होती है, और मस्टैक्स लाइक अपीयरेंस वहाँ पे टेंटैकल्स होते हैं, तो दैट्स वाई कॉल्ड एज द कैट फिश। जैसे कैट के थोड़े से हेयर्स होते हैं माउथ के रीजन के साइड में, वैसे ही इस पर ये हेयर लाइक अपीयरेंस ग्रोथ वहाँ पे होती है, सो कॉल्ड एज द कैट फिश। ओके, विच इज़ फाउंड इन African river and Indian rivers. Okay, they have a pair of suprabranchial organ above the gill and divide into two parts. इसमें दो सुपराब्रांकियल ऑर्गन होते हैं गिल्स के ऊपर, और वो डिवाइड होते दो रीजन में। ओके, दोनों गिल्स के ऊपर ही, जैसे लास्ट डायग्राम में देखा था वैसे ही इसमें भी वो गिल्स के ऊपर ही सिचुएटेड है। देन एन एयर tree or rosette called arborescent organ supported by a cartilaginous skeleton. तो ये जो एसेसरी ऑर्गन है इसको कार्टिलेजिनस स्केलेटन का सपोर्ट है, जिसकी वजह से उसका जो हार्डनेस है या फिर शेप है वो वहाँ पे मेंटेन रह सके। ओके, इट ऑल्सो हैव अ वास्कुलर इपिथेलियम एंड sac of branchial chamber which closes the organ. इसमें वास्कुलर इपिथेलियम होता है जिसमें जो गैसेस डिफ्यूजन है वो इजीली होता है, एंड सैक लाइक ब्रांकियल चेम्बर है कि जो क्या करता है, ये जो ऑर्गन है उसको
क्लोज ओपन वहाँ पे, या फिर हाइड एंड सीक लाइक इसका अपीयरेंस वहाँ पे देता है. ओके, देन द सेवरल गिल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ गिल फिलामेंट. यहाँ पे बहुत सारे गिल फॉर्म होते हैं, और जैसे हम बोल सकते हैं लाइन्स ऑफ गिल्स वहाँ पे फॉर्म होती है, जो कि गिल फिलामेंट्स अटैच होने के बाद वहाँ पे बनते हैं. देन एयर इज टेकन इनटू द माउथ कंटिन्यूसली एंड Clarius can lives outside of water for several hours, also moves along on damp grasses. तो ये जो फिश है कैट फिश, वो क्या करता है, माउथ से जो एयर है वो कंटिन्यूसली इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पहुंचा सकता है, और जिसकी वजह से वो आउटसाइड ऑफ वाटर बहुत कुछ आवर्स तक वहाँ पे रह सकता है. या फिर अगर ग्रासियस रीजन हो या फिर पैडी रीजन है तो वहाँ पे भी ये ईजिली थोड़ा सा मूव कर सकता है आराम से. ठीक है. दिस एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर फाउंड जनरली इन ट्रॉपिकल फिशेस ऑफ एम्फीबियस हैबिटेट. तो जो ट्रॉपिकल फिश है या फिर एम्फीबियस हैबिट है उनमें ये ऐसे ईजिली एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एंड आर ऑर्गन्स टू सस्टेन लाइफ आउट ऑफ द वाटर. और ये जो ऑर्गन्स है वो उनको आउटसाइड ऑफ द वाटर रहने के लिए वहाँ पे हेल्प करते हैं. ओके, सो दिस इज द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन ए क्लैरियस एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर. सो दिस इज द क्लियर कट डायग्राम अबाउट द एसेसरी respiration structure arborescent organ, okay, which looks like a tree like, which gives the tree like appearance to the particular gill aperture or gill section. So this is all about particular fishes respiration and the accessory respiration in fishes. Thank you.